नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद कॉमर्स क्लासेस में। आज हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो श्रृंखला है आइए 51 है। 51 विविध संपत्तियों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो, जो 12 माह से अधिक में वसूल होने वाली देनदारियां विनियोग जो होता है शामिल होता है। उपयोग रहित स्कंद भी शामिल होता है। और वे संपत्तियां जो चालू या स्थायी संपत्ति नहीं होती हैं वो भी विविध संपत्तियों में शामिल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 52। 52 में पूछा गया है अदृश्य संपत्तियां मतलब इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं। गुडविल होती है, पेटेंट भी होता है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी होता है। तो इसका भी सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। चालू दायित्व करेंट लायबिलिटीज़ में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होंगी। शॉर्ट टर्म लोन सही है। सन्ड्री डेब्टर्स जो हैं वो अगले 2 माह में 12 माह में सभी, तो ये तो शामिल होता है, ये भी शामिल होता है। तो यहाँ पर देनदार ना होके, क्योंकि 2 ऑप्शन है तो यहाँ पर लेनदार होगा, ठीक है। और जब लेनदार होगा तब ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गलत मिस्ट्रिंग है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाता था। अगला है 54। 54 में पूछा गया है सावधि दायित्वों में सम्मिलित है। सावधि मतलब होता है लॉन्ग टर्म पीरियड, ऐसे दायित्व जो चालू दायित्व की श्रेणी में नहीं आते हैं, बिल्कुल सही है। जो दीर्घकालीन होते हैं, ऋणपत्र जो कि 1 वर्ष के पश्चात दे हों, तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका सभी सही ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55। नेटवर्थ में सम्मिलित है, मतलब नेटवर्थ में क्या क्या सम्मिलित है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, लाभ, उपयोग सभी, तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेटवर्थ में कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट सभी शामिल होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है बैंक ऋणी के वित्तीय विवरण क्यों प्राप्त करता है। क्योंकि ऋण की स्वीकृति के उद्देश्य से बिल्कुल, और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को भी ज्ञात करने के लिए। तो और इनमें से ये दोनों सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे देनदार 57, ऐसे देनदार जिनसे अगले 12 माह में वसूली की आशा न हो, मतलब नहीं की गई हो, उसे हम अस्थायी संपत्ति के रूप में दर्शाते हैं। वसूली की आशा न हो मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हो। विविध संपत्ति के रूप में अदृश्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देनदार जो होते हैं वो एक चालू होते हैं, तो हम अस्थायी तो कह ही नहीं सकते हैं और अदृश्य भी नहीं कर सकते हैं। तो इनको किस में शामिल किया जाएगा, तो इनको विविध संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। 58 में कहा गया है कि प्रतिदेय प्राथमिकता प्राप्त अंशपत्र, जो 58 में पूछा गया है। तो प्राप्त अंशपत्र रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कौन सा संबंध सही है। तो आगामी 12 माह में देय अंश चालू दायित्व हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि 12 माह की अवधि के बाद किंतु 12 माह के पूर्व देय अंश सावध दायित्व है, ये भी सही है। 12 वर्ष के बाद देय अंश शुद्ध स्वामित्व शेष के अंतर्गत दिखाएंगे, तो ये सभी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 59। 59 में पूछा जा रहा है कि ऋणपत्र के संबंध में कौन सा सही है। आगामी 12 माह में देय ऋणपत्र चालू दायित्व हैं, बिल्कुल है। 12 माह के बाद किंतु 12 वर्ष से पूर्व देय ऋणपत्र सावधि दायित्व हैं, बिल्कुल। 12 वर्ष के बाद देय ऋणपत्र शुद्ध स्वामित्व वर्णित होंगे, बिल्कुल। तो इसका सभी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विक्रय राशि लागत क्या है। शुद्ध लाभ, सकल लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रय लागत जो होती है, राशि लागत होता है, उससे जो निकलता है तो उसे हम संचालन से लाभ या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 61 पूछा जा रहा है, और 61 में पूछा गया है कि संचालन के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना किस प्रकार से की जाती है। प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन गलत, प्रॉफिट माइनस डिप्रिसिएशन गलत, प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य एवं विक्रय व्यय बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन ही सही है।
तो 61 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। शुद्ध लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है, मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे। सकल लाभ माइनस प्रशासनिक, सामान्य व्यय एवं असंचाली व्यय जैसे ह्रास इत्यादि। सकल लाभ प्लस प्रशासनिक व्यय बिल्कुल नहीं। सकल लाभ माइनस प्रशासनिक ये भी नहीं। सकल लाभ में गैर अगर हम असंचाली व्यय को शामिल करते हैं तो असंचालयी आय को हम जोड़ते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला आते हैं 63। तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो की गणना की जाती है, तो इसका रेशियो है करंट असेट्स और व तरल अनुपात से, चालू अनुपात, तरलता व स्वामित्व अनुपात, तरलता विक्रय अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, चालू अनुपात व तरलता अनुपात जो होता है वही लिक्विडिटी के रेशियो में अनुपात में शामिल करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है चालू रेशियो अनुपात करंट रेशियो के अन्य नाम कौन से हैं। करंट रेशियो के जो रेशियो बोला जाएगा उसे और किस नाम से बोला जाएगा। वर्किंग कैपिटल रेशियो बिल्कुल सही है, और 2:1 का अनुपात इसका एक आइडियल होता है। क्विक रेशियो नहीं बोला जाएगा, तो इसका ए और बी दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए एवं बी। चालू अनुपात की गणना का सूत्र, मतलब करंट रेशियो का जो फार्मूला है वो क्या है, तो करंट असेट्स माइनस अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ऐसा फार्मूला बी मिल रहा है, चालू संपत्तियां अपॉन चालू दायित्व, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुकूलतम चालू अनुपात क्या होता है, तो अनुकूलतम अभी बताया है, सबसे बेटर कौन माना जाता है 2:1, तो इसका ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 67 तरल अनुपात लिक्विड रेशियो के अन्य नाम कौन से हैं, त्वरित, एसिड टेस्ट, करंट रेशियो या ए बी दोनों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्वरित रेशियो व एसिड टेस्ट रेशियो को ही लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए और बी दो को मिलाकर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 तरल अनुपात लिक्विड रेशियो की गणना का सूत्र है, तो नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो की गणना का सूत्र क्या है, तो इसका भी हमने बताया कि इसका जो होता है तरल संपत्ति अपान चालू दायित्व, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो इसका सही ऑप्शन सी जो है वो सही है। तरल संपत्ति से आशय करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस इन्वेंट्रीज, अरे स्टॉक कहिए या इन्वेंट्री कहिए, और प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इसमें से कोई नहीं है, केवल पहले में है चालू संपत्ति माइनस स्कंद, तो इसका सही ऑप्शन जो है 69 का सही ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 70 अनुकूलतम तरल अनुपात कितना होना चाहिए, तो करंट का जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो करंट का जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अभी हमने बताया कि करंट का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1, पर क्विक का जो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए। अब कोई 1:1 बी में है, तो इसका सही ऑप्शन 70 का सही ऑप्शन जो है वो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 आते हैं। 71 में पूछा गया है 71 चालू अनुपात या तरलता अनुपात की गणना करने का उद्देश्य क्या है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो व्यवसाय की में इसमें क्या होता है, व्यवसाय की तरलता ज्ञात करना बिल्कुल, या ज्ञात करना कि व्यवसाय अपने चालू दायित्वों का भुगतान चालू संपत्तियों से किस सीमा तक कर सकता है। फिर है आवश्यक कार्यशील पूंजी की गणना करना, तो इसका सही ऑप्शन तीनों है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 72 डेब्ट इक्विटी रेशियो ऋण पूंजी अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है दीर्घावधि दायित्व अपॉन शुद्ध स्वामित्व, तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो है वो ए नंबर सही है। नेक्स्ट है अनुकूलतम ऋण पूंजी अनुपात कितना होना चाहिए,
तो इसका सही ऑप्शन होता है 1:1 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि जितनी हम ऋण लें उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है ऋण पूंजी अनुपात की गणना का उद्देश्य क्या होता है। व्यवसाय की तरलता ज्ञात करना, बिल्कुल इतना नहीं होता है, पर शुद्ध स्वामित्व से व्यवसाय दीर्घावधि ऋण चुकाने में कहाँ तक सक्षम है यह ज्ञात करना ही ऋण पूंजी अनुपात का उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 75, ब्याज दे क्षमता इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो दीर्घावधि दायित्वों पर देय ब्याज एवं ब्याज करों में भुगतान पूर्व लाभ नहीं, ब्याज एवं करों के भुगतान पूर्व का लाभ, बिल्कुल सही। दीर्घावधि दायित्वों पर देय ब्याज, बिल्कुल, मतलब इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ही नंबर सही है। नेक्स्ट है ब्याज देयता क्षमता अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की गणना का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य पूछा जा रहा है 76 में। तो कुछ सीमा तक ब्याज चुकाना पड़ता है, बिल्कुल। व्यवसाय अपने लाभों में से दीर्घावधि ऋणों का भुगतान चुकाने में सक्षम है, तो ये भी दोनों सही, तो ये भी गलत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 77, स्वामित्व अनुपात प्रॉपर्टी रेशियो की गणना किससे की जाती है 77 में। तो कुल वास्तविक संपत्तियां इंटू 100 नहीं, कुल स्वामित्व अपान कुल वास्तविक संपत्तियां गुणे 100, यही सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 78, अनुकूलतम स्वामित्व अनुपात कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी आया था 1:1, मतलब कितना होना चाहिए 50:50, 50-50। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुकूलतम स्वामित्व अनुपात। स्कंद टर्नओवर अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है, मतलब स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक है तो कुल कॉस्ट, कॉस्ट वाला आप देखिए कहाँ पर है, और अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये थोड़ा बहुत मिल रहा है, शुद्ध विक्रय और पर शुद्ध नहीं होगा, तो इसका आंसर होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे सेल्स से कंपैरिजन नहीं किया जाता है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल ए जो है वो सही है। 80 पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कुल संपत्ति माइनस टर्नओवर अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। तो किस प्रकार से की जाती है, तो उसका हो जाएगा शुद्ध विक्रय अनुपात अपॉन कुल संपत्तियां। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, ये हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 81 पे हम लोग आते हैं। 81, स्थायी संपत्ति टर्नओवर अनुपात, तो किसका निकालना है, स्थायी संपत्ति। तो अपॉन ऊपर में क्या हो जाएगा, स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स्ड असेट्स, ठीक, फिक्स्ड असेट्स अपॉन में क्या जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक। तो ये फिक्स्ड असेट किस पर निकलता है, सेल्स पर। तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड असेट्स, तो पहला कौन सा है, शुद्ध विक्रय अपॉन स्थायी पर संपत्तियां। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। शुद्ध लाभ अनुपात नेट प्रॉफिट रेशियो की गणना किस पर की जाती है, तो शुद्ध लाभ इंटू 100 अपॉन नेट सेल। तो आप देखिए शुद्ध लाभ इसमें कहाँ सा होगा, इंटू 100। 82 में पूछा जा रहा है, और अपॉन में यहाँ दिया ही नहीं, यहाँ पे अपॉन में दिया होना चाहिए विक्रय, तब ये क्वेश्चन सही ऑप्शन पूरा होगा, और तभी ये ऑप्शन और यहीं ही सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन 82 का ए ही सही हो गया। नेक्स्ट है 83 में पूछा गया है शुद्ध लाभ अनुपात गणना का उद्देश्य है व्यवसाय की लाभोत्पादकता ज्ञात करना, बिल्कुल। व्यवसाय की तरलता ज्ञात करना, नहीं। स्वपूंजी भी नहीं, तो कोई नहीं। तो शुद्ध लाभ अनुपात का गणना का उद्देश्य व्यवसाय की लाभोत्पादकता ज्ञात करना, कितना लाभ हर साल कमा रहे हैं। निवेश की आय अनुपात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो की गणना किस पर की जाती है, किस पर की जाती है, तो संचालन लाभ अपॉन कुल वास्तविक संपत्तियां गुणे 100। तो यही ऑप्शन इसका 84 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 85 में पूछ रहा है। 85 में पूंजी पर आय अनुपात रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो की गणना की जाती है, तो किस पर, शुद्ध लाभ पर। और शुद्ध लाभ को किस में,
शुद्ध लाभ इंटू 100 अपॉन शुद्ध स्वामित्व। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल से आशय क्या है, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल से आशय क्या है? चालू संपत्तियों चालू दायित्व का योग नहीं, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का जो अंतर होता है वही वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी टोटल वर्किंग कैपिटल से आशय क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या है कि व्यवसाय द्वारा चालू संपत्तियों में से किया गया निवेश जो है यही ही वर्किंग कैपिटल में बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। कार्यशील पूंजी अंतर वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया कि करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही था। 89 तरल अधिक लिक्विड सरप्लस से आशय क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो लिक्विड का जो है वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों से अधिक जो होता है वो लिक्विड सरप्लस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 90 में पूछा गया है कि वास्तविक शुद्ध स्वामित्व टेंजिबल नेट वर्थ की गणना किस प्रकार की जाती है? तो किस प्रकार की जाएगी? तो उसका हो जाएगा शुद्ध स्वामित्व माइनस अदृश्य संपत्तियां। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 91 यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ठीक 91 में कि कौन सा सही है? यदि किसी फर्म के 2 वर्ष के लाभ हानि खाते की तुलना करने पर यह ज्ञात हो कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सकल लाभ में तो वृद्धि हुई है किंतु शुद्ध लाभ में कमी आई है, तो इसका आशय यह है कि फर्म के विक्रय में वृद्धि हुई है। तो क्या सही है? नहीं, फर्म के व्ययों में वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 92 यदि पिछले वर्ष की तुलना में फर्म के शुद्ध स्वामित्व में वृद्धि हुई, दीर्घकालीन ऋणों में कमी हुई, तो यह माना जाएगा, क्या माना जाएगा? पूंजी का ह्रास नहीं, लाभप्रदता बढ़ी नहीं, फर्म की पूंजी की आधार सुदृढ़ हुआ। बिल्कुल सही, 92 का ऑप्शन नंबर सी ही सही है। 93 पूछा जा रहा है। 93 में देखिए, एक फर्म के वर्ष की समाप्ति के समय कुल विक्रय 1 लाख, विविध देनदार 1.25, इससे प्रतीत होता है विक्रय कम है। 93 नहीं, विक्रय अधिक है नहीं, फर्म में अपने देनदारों से वसूली नहीं कर पा रहा है, यही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 किसी फर्म के 2 वर्षों के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय कौन सा स्थिति आप श्रेष्ठ मानेंगे? तो ऋण पूंजी अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो में कमी ही मानेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 95 ऑपरेटिंग साइकिल से आशय क्या है? तो क्या है? तो एक कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करके उससे विक्रय तथा देनदारों से वसूली इत्यादि की प्रक्रिया में लगने का समय ही। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 में पूछ रहा है यदि परिचालन चक्र को पूर्ण होने से अधिक समय लगता है तो इसमें क्या होगा? व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, ऐसा भी नहीं, व्यवसाय को अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 97 पूछा गया है वित्तीय विवरण पत्र जिनका अनुपातों के विश्लेषण हेतु प्रयोग होना है, तो उसका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूपेण निरीक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक, स्वच्छ लिखा होना चाहिए, पर इससे मेन होता है कि अंकेक्षित किया होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 98 परिवर्तन कार्यशील पूंजी का वित्त प्रबंधन कैसे किया जाता है? ऋण पत्रों द्वारा नहीं, तो ऐसा हो जाएगा व्यापारिक साख द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। और लास्ट आज का क्वेश्चन है कि कंपनी की सर्वश्रेष्ठ लाभांश नीति कौन सी होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, कौन सी होनी चाहिए? स्थिर लाभांश नीति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे
क्वेश्चन की श्रृंखला थी। अब अगले उसमें हम जब लाएंगे तो हम कंपनी अधिनियम मतलब कंपनी एक्ट के क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। और ये आपको हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।